मेरा नाम है मेहरुन्निसा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सुनिए अफसाना की ये कहानी। मेरी खाला की उम्र 38 साल हो गई थी। उनके लिए जो भी रिश्ता आता वह खाला को देखकर मना कर जाते, क्योंकि मेरी खाला रिहाना बहुत ही बदसूरत और काली स्याही थी। हम सब खाला की वजह से बहुत परेशान थे। हम नानी के घर ही रहते थे। नाना नानी नहीं थे, बस एक मेरी खाला थी और मेरे बाबा हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही हमसे मिलने आते, बाकी वो अपने घर रहते। जी हाँ, मेरी माँ को दादी ने निकाल दिया था, इसीलिए बाबा हमसे चुप चुप कर मिलने आते। हम लोग खाला की शादी को लेकर बहुत परेशान थे कि एक दिन अचानक हमारे गांव के चौधरी के बेटे का मेरी खाला के लिए रिश्ता आ गया। लड़के की उम्र 25 साल थी, मगर वो मेरी खाला से शादी करने के लिए मरे जा रहा था। शादी की पहली रात थी। खाला जी को हीरे का हार मुँह दिखाई में दिया और अपनी सारी जायदाद और बाग बगीचे भी उनके नाम कर दिए। वह लड़का तो मेरी खाला का गुलाम बन के रह गया था। मेरा नाम अफसाना है। मैं यूपी के एक गांव की रहने वाली हूँ। ऊपर वाली की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है। किसी को बदसूरत कहना तो नहीं चाहिए, पर इसमें भी कोई झूठ नहीं है कि मेरी खाला बहुत बदसूरत थी। उनके चेहरे का रंग पक्का और काला था। अभी तक मेरी खाला की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनका ऐसा नसीब खुला कि सब औरतें हैरान रह गई थी। देखते देखते उनका रिश्ता गांव के चौधरी के बेटे के लिए आ गया और इस तरह उनकी शादी दिनों और हफ्तों में तय हो गई। खाला विदा होकर चली गई थी, लेकिन खाला की शादी से पहले अलग तरह की ही हरकतें करती थी। वे हर वक्त यही बातें करती रहती थी कि मैं अपने शौहर को अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। खैर, उनकी शादी हो गई। मेरी माँ कह रही थी कि इसका काला चेहरा देखकर कहीं चौधरी का बेटा पहली रात ही इसे तलाक न ले ले। मगर जब शादी के दूसरे दिन वो हमारे घर आए तो उनके चेहरे का रंग खिला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। उनको इस तरह खिला खिला और कीमती कपड़े पहने देखकर मोहल्ले की सब औरतें उनके आसपास इकट्ठी हो गईं। सब औरतें कहने लगी, मुँह दिखाई में क्या मिला? खाला ने इतराते हुए अपने गले में पहना हीरे का हार दिखाया और बोली कि मेरे शौहर ने तो मुझे हीरे का हार दिया है और साथ ये भी कहा कि वह अपनी सारी जायदाद और ज़मीन बाग बगीचे मेरे नाम कर देंगे और वह मुझे अपने दिल की नहीं बल्कि अपने साम्राज्य की मलिका बनाकर रखेगा। उनकी ये बातें मुझे बड़ी अजीब लगी थी। एक मर्द कैसे अपनी बीवी को शादी की पहली रात ये कह देगा कि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। खैर, मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ जो उनका घर बस गया है, लेकिन अब सब औरतें उनके पीछे पड़ी थी। खाला कह रही थी कि मैंने अपने शौहर को एक रात में ही अपना गुलाम बना लिया है। अब वह मेरा इतना गुलाम बन गया है कि वह तो मेरे इशारों पर नाचेगा। सब औरतें उनसे पूछने लगी कि तुमने पहली ही रात ऐसा क्या किया कि तुम्हारा मियाँ तुम पर लट्टू हो गया? अरे तुम्हारा तो रंग भी काला है और तुम बूढ़ी भी लगती हो, फिर तुमसे कम उम्र शौहर तुमसे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गया? खाला कहने लगी, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी तो ये राज सबको पता चल जाएगा। ये मर्दों का राज है, मैं इसे यूं नहीं खोल सकती और मैं उसी को बताऊंगी जो मुझे इस राज को बताने के काबिल लगेगी। ये बात सुनकर माँ खामोश हो गई थी। फिर माँ सबकी बात काट कर बोली, अरे भाई, अच्छी बात है, तुम्हारे नसीब अच्छे हैं। तुम्हारे बहनों ने तो सारी ज़िंदगी हम पर राज किया है। तुमने जाकर पहले ही दिन अपने शौहर को गुलाम बना लिया है। अब हमें भी कुछ सिखा दो ताकि हम भी अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। खाला इस बात पर हंस पड़ी थी। अरे अप्पी, आपके बस की बात नहीं, ये बस मुझ जैसी औरतों को ही आता है। खाला की बात सुनकर माँ को गुस्सा आया। वह तो कमरे से बाहर आ गई, पर मैं कमरे में ही बैठी रही। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसने खाला को रातों रात बदल दिया है। लेकिन अभी ये झटका ही ख़त्म नहीं हुआ था कि अगले दिन हमें एक और हैरान करने वाला किस्सा देखने को मिला। माँ सुबह उठकर कहने लगी कि हमें आज तुम्हारी खाला के ससुराल जाना चाहिए। हम लोग उनके घर के लिए निकल गए। माँ ने बाज़ार से अच्छा खासा फ्रूट भी ले लिया था, लेकिन वहाँ जाकर एक अजीब सी
चीज़ देखने को मिली थी। खाला के घर में जाते ही हमें किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। हम सब के कान खड़े हो गए। खुदा ना करे कहीं खाला को कुछ हो तो नहीं गया। माँ आगे बढ़ती हुई उनके कमरे की तरफ दौड़ी, मगर ये देखकर हम सबकी हैरत की इंतहा न रही कि खाला की सास बहुत बुरी तरह से रो रही थी। अरे मेरे बेटे को ना जाने क्या हो गया है, वह अपनी बीवी के कहने में आकर मुझसे लड़ाई कर रहा है। माँ ने पूछा तो उनकी सास ने बताया कि मेरा बेटा अपनी सारी ज़मीनें अपनी बीवी के नाम करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे मेरे दस्तखत चाहिए और ये अब मुझ पर ज़बरदस्ती कर रहा है। ये बात सुनकर हम सबके तो कानों से धुएं निकलने लगे। कोई भी बेटा अपनी माँ की वफादारी को कैसे भूल सकता है, और आखिर क्यों वह अपनी सारी ज़मीनें अपनी बीवी के नाम करना चाहता था। खाला साइड में खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। मुझे तो ये सारे हालात देखकर रोना आ गया था। मेरी माँ भी परेशान हो गई। खाला ने किसी भी बात की फिक्र ना करते हुए अपने नौकर को इशारा किया और कुछ देर में हमारे सामने बहुत से खाने रख दिए गए थे। मैंने देखा उनका शौहर डरा सहमा सा बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे एक ही रात में डर गया हो और किसी से कोई बात न करना चाहता हो। वो मेरी खाला को निवाले तोड़ तोड़ कर खिला रहा था। हम सब उनकी किस्मत पर नाज कर रहे थे। कुछ देर बाद हम अपने घर वापस आ गए। रास्ते में माँ कहने लगी, इस कल्लू की वजह से मैंने कहाँ कहाँ जुल्म नहीं सहा, ससुराल वालों ने निकाल दिया मुझे, क्योंकि माँ बाबा के मरने के बाद मैं इसे अपने साथ रखना चाहती थी, मगर मेरी सास ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये कल्लू को यहाँ रखोगी तो मैं अपने बेटे से तुम्हारी तलाक करवा दूंगी। तो मैं मजबूरन मुझे माँ बाप के घर पर ही आकर बसना पड़ा, और शौहर होते हुए भी शौहर की कमी हमेशा रही। खुदा जाने तुम्हारी खाला ने अपने शौहर को ऐसा क्या घोल कर पिला दिया है कि वो एक ही रात में उसका गुलाम बन गया है। इस वक्त बाबा हमारे साथ थे। बाबा फौरन माँ की चुटकियाँ लेते हुए बोल उठे कि वो मोहब्बत करने वाली है, इसीलिए वो मोहब्बत की वजह से वह हर किसी को अपना बना लेती है। ठठा मार कर हंसने लगे। बाबा की यूं चिढ़ाने वाली हंसी पर माँ झट से बोली, जिंदगी में कभी ऐसी औरतें मार नहीं खाती। देखो उसका शौहर उसकी वजह से अपनी माँ से लड़ रहा है। हाँ वह गलत कर रहा है, पर ये भी तो देखो कि उसकी बीवी की मोहब्बत ने उसे कितना पागल कर दिया है। बाबा तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उनकी साली ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। सच बात तो ये है कि मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। खाला की सास बहुत बूढ़ी औरत थी और हमारे गांव की चौधरानी भी थी। उनके साथ इतना बुरा सलूक मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। हम लोग घर पहुंचे तो माँ मुझसे कहने लगी कि तुम भी किसी तरह अपनी खाला से ये राज जानने की कोशिश करो, ताकि शादी के बाद तुम भी ऐसी ही ऐश की ज़िंदगी गुजारो। फिर माँ कहने लगी कि जब उनकी शादी हुई थी तो खाला जवान थी। खाला की उम्र उस वक़्त तकरीबन 16 साल होगी, लेकिन जब नाना नानी गुज़र गए और माँ को वापस इस घर में आना पड़ा तो खाला ने अजीब नाटक शुरू कर दिए थे। और जब भी बाबा माँ को मिलने आते, जब माँ और बाबा एक दूसरे से बातचीत करते, तो उस रात खाला बेहोश हो जाती और बाबा और माँ सारी रात उनके पास रहते। जब उन्हें होश आ जाता तो उनको तसल्ली देती और फिर इस तरह हर बार होता। जब भी बाबा माँ के साथ वक्त गुजारने आते तो खाला इसी तरह नाटक करती। लेकिन कुछ वक्त के बाद माँ को अपने शौहर का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था। उन्हें तो बहुत बुरा और अजीब लगता था कि मेरा शौहर जब भी आता है मेरी बहन को तसल्लियाँ देने पहुँच जाता है। कुछ वक्त तो माँ ये सोचकर कुछ नहीं कहती कि माँ बाबा अभी अभी दुनिया से गए हैं और हो सकता है इसे उनकी याद का ही दौरा पड़ता हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। खाला ने बाबा को भी काबू में किया हुआ था और अब उसने अपने शौहर को भी काबू कर लिया था। अब माँ मुझे यही कहती थी कि तुम अपनी खाला के राज का किसी ना किसी तरह पता चलाओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगी। मैंने कहा कि माँ
इन बेकार की बातों में मैं नहीं पड़ना चाहती। अगर आपको कुछ करना है तो आप खुद ही कर लें। वैसे भी आपकी उम्र तो गुजर गई है, अब आपको बाबा पर राज करके ऐसा क्या कर लेना है। लेकिन माँ ने कहा, पागल लड़की, तेरी भी तो शादी की उम्र हो गई है। तेरे लिए ही तो बोल रही हूँ कि उसके राज का पता लगा। माँ की बातें सुनकर मैं भी सोचने लगी थी और अब मुझे वाकई में दिलचस्पी भी होने लगी थी। खाला को 2 दिन के बाद हमारे घर दावत पर आना था। शादी के बाद उनके शौहर के साथ हमारे घर में पहली दावत थी। हमने खूब तैयारियां कर रखी थी। मैंने सोचा था कि मैं खाला को बहुत ही ज़्यादा ख़ास महसूस करवाऊंगी। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उनको मायके से विदा करके हम लोग बहुत खुश हैं। इसीलिए हमने 5-6 तरह के खाने बनवाए थे। मेरी खाला को सारी चीज़ें बहुत पसंद आई, लेकिन खाला का शौहर उनके पास ही बैठा हुआ था। हैरत की बात तो ये थी कि खाला हाथ धोने के लिए उठकर वॉशरूम में जाने लगी तो उनका शौहर उनके पीछे पीछे चला गया था। हम सबको उनके शौहर की यह हरकत अजीब सी लगी थी और फिर जब वो वापस आकर टेबल पर बैठी तो उनका शौहर भी उनके साथ बैठ गया। फिर मैंने देखा कि उन्होंने खाला के दुपट्टे का पल्लू भी पकड़ रखा था। हाय हाय हाय, ये तो बिल्कुल ही बच्चा निकला, माँ ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा। मैं हंस पड़ी। माँ लगातार मेरे कान में खाला के उनके शौहर के बारे में बोलती ही जा रही थी कि जिस तरह से ये इसके पीछे पीछे जा रहा है कोई तो वजह होगी। अब मुझे भी दिलचस्पी हो रही थी। मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि दाल में कुछ काला है। मैंने भी तैश में आके कहा, माँ अब अगर मैं राज ना पता कर लूँ तो आप कहना। लेकिन कुदरत की करनी ऐसी हुई कि 1 हफ्ते बाद ये राज खुद ही खुलकर सबके सामने आ गया था। उस दिन तो खाला ने रात को अपने शौहर के साथ ही अपना बिस्तर लगा दिया और कहने लगी कि मैं उनके साथ ही रहूंगी। माँ कानों को हाथ लगाने लगी और खाला से कहने लगी कि तुम्हें इस घर में जवान बच्ची और बहनोई के सामने शर्म नहीं आती, अपने शौहर के साथ रहोगी। तब खाला ने बड़ी मक्कारी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, असल में मैं अपने शौहर को अकेला 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती हूँ। अब बस इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि हमें अलग कमरा दिया जाए, और इसमें शर्म वाली कौन सी बात है। मेरी इनके साथ शादी हुई है, मैं बीवी हूँ इनकी, भाग कर तो नहीं आई। ये सुनकर माँ खामोश हो गई थी, पर उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि आधी रात को खाला के कमरे के बाहर ज़रूर चक्कर लगाओगी और कोई ना कोई बात निकालने की कोशिश करो। खैर, रात को मैं दूध देने के बहाने उनके कमरे में आई तो उस वक्त मैंने देखा खाला बाथरूम में थी, जबकि खालू जी बाहर बेड पर ही बैठे हुए थे। मैं दूध लेकर कमरे में गई। खालू जी मुझे देखते ही घबरा गए और इशारों से मुझे कुछ कहने की कोशिश करने लगे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी बात का डर है और वह हमसे मजबूरी में कोई बात भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात है, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता से बोले, बस चुप रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फ़िलहाल मैं बहुत परेशान हूँ, अगर मेरी मदद करनी हो तो। खालू अभी ये बात कह ही रहे थे कि बाथरूम का दरवाज़ा खटाक से खुला और मेरी खाला मेरे सामने आ गई। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो मैं दूध देने आई थी, मैंने हड़बड़ा कर उनकी बात का जवाब दिया। खाला को अचानक गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों की चालें, खबरदार जो मेरे शौहर के आसपास भी भटकी, और अब जाओ यहाँ से। अरे खाला क्या हो गया है, वो मेरे खालू हैं और आप ये घटिया बातें कर रही हैं। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें लाल हो गईं और वो कहने लगी, तुम जैसी लड़कियों को बस मर्दों को फंसाने का शौक होता है, निकलो मेरे कमरे से। खाला की घटिया सोच पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मेरा और उनके शौहर का तो रिश्ता भी जायज़ नहीं था, फिर वो ये बात कैसे कर सकती हैं। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मेरे तन बदन में आग लग चुकी थी। मैंने सोचा था कि अब तो मैं खाला के बारे में सारी बातें और सारे राज उगलवा कर ही रहूँगी। उनके शौहर भी यकीनन उनसे खुश नहीं था, वह डरा हुआ था।
यकीनन उसकी कोई कमज़ोरी थी जो कि खाला के पास थी, और खाला थी कि कोई भी बात होती उसे ऐसे छुपाती कि हम बस देखते ही रह जाते। अगले दिन खाला अपने घर चली गई। उस रात बहुत ही अजीब वाक़या हुआ, जिसमें ना सिर्फ खाला की हकीकत हमारे सामने आई, बल्कि हमेशा के लिए उन औरतों की ज़िंदगी भी बदल गई जो खाला से अपने शौहर को काबू करने का राज जानना चाह रही थी। उस रात के तकरीबन 2 बजे जब खाला के घर से फ़ोन आया था, बाबा ने फ़ोन उठा लिया था। बात करने पर पता चला कि उनके घर में कोई परेशानी है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचे, इसीलिए माँ बाबा मुझे भी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वे मुझे भी साथ लेकर गाड़ी में बैठे। तकरीबन आधे घंटे बाद हम अस्पताल दरवाजे पर थे। जब हम वार्ड में पहुँचे तो देखा आगे खाला ही बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। हमने तो सोचा था कि शायद खाला के घर में कोई इमरजेंसी है, पर यहाँ आकर तो ये पता चला कि खाला को खुद ही कोई दौरा पड़ गया है। अब कौन सा दौरा पड़ा है, ये क्या बीमारी हुई है, ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि खालू भी बहुत ही बुरी हालत में थी। खालू की तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़े हुए थे और वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वह भी बीमार हो। मैंने उनसे बात की और कहा कि आपको क्या हुआ है, तो वो खामोश हो गए और फिर कहने लगे कि ये बातें बताने का वक्त अभी नहीं आया है। जब मेरी बीवी ठीक हो जाएगी, मैं बातचीत करने के काबिल हो जाऊंगा। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो गई। खुदा जाने अब क्या होने वाला था। थोड़ी देर के बाद एक लेडी डॉक्टर आई और कहने लगी कि हमें पेशेंट को इमरजेंसी रूम में लेकर जाना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आखिर खाला को क्या बीमारी हुई है, उन्हें इमरजेंसी में क्यों ले जाया जा रहा है। हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि वह अभी कुछ नहीं बता सकते। बहरहाल खाला को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। सब उनके लिए दुआ कर रहे थे, जबकि खालू बिल्कुल भी बेचैन नहीं थे। वह बस आराम और सुकून से बैठे इधर उधर देख रहे थे। मैंने सोचा कि कितना अजीब इंसान है, अपनी बीवी के सामने उसकी मोहब्बत का दिखावा करता है और अब जब वह अपनी ज़िंदगी और मौत की उलझन में है तो बाहर बैठा आराम से ज़िंदगी के मज़े ले रहा है। मैंने ये बात माँ को बताई तो वो कहने लगी उन्होंने हमें सारी कहानी बताने का फ़ैसला किया है और जब तुम्हारी खाला होश में आ जाएगी तब वह हमें सारी हकीकत बताएंगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई। उसने हम सबको अंदर बुलाया और बोली, आकर मिल लो, वो सब से मिलना चाहती हैं। हम सब लोग इमरजेंसी में चले गए। मैंने देखा उनके बाल बिखरे हुए थे, उनकी आंखें लाल सुर्ख थीं। ऐसा लगता था कि खाला को अपने आप पर या फिर किसी और पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हमारे आते ही वो बेचैन होकर उठी थी। ऐसा लगता था जैसे किसी पागल को पागलपन के दौरे पड़े हों। उनकी हालत काबिल रहम की थी। नर्स ने उन्हें काबू करने की कोशिश की और कहा कि उनकी हालत फिर से ख़राब हो गई है, आप लोग अभी बाहर ही चले जाएं, मरीज की हालत ठीक नहीं है। नर्स ने हमें बताया कि उनको बेहोशी और पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं और वे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उनको किसी दिमागी दबाव की वजह से वह सब कुछ हो रहा है। अब तो ये बात कन्फर्म हो चुकी थी कि खाला के साथ कोई दिमागी परेशानी थी, लेकिन उनका शौहर भी नाखुश नहीं था, ना ही सास जालिम थी। फिर ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसकी परेशानी में उनको आईसीयू तक पहुंचा दिया था। थोड़ी देर के बाद खालू फिर कमरे में चले गए। खाला को होश आ गया था, लेकिन खालू बहुत परेशान थे। उनके चेहरे से लग रहा था कि वे अपनी बीवी से उम्मीद हार बैठे हैं। उनको यूं परेशान देखकर हम सब उनके करीब इकट्ठे हो गए। हमने उनसे पूछा कि क्या बात है, किस चीज़ ने आपको इतना बेचैन किया है, आप सारी हकीकत बता क्यों नहीं देते। तब वो माँ और बाबा की ज़िद करने पर वो रोने लगे और कहने लगे, बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं अगर कहानी शुरू करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, मैं तुम्हें मुख्तसर बताता हूं। कहने लगे, असल में मैं तो शहर की किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था। मैं तो रिहाना को पसंद भी नहीं करता था, मगर
एक दिन मैं शहर जा रहा था और रिहाना सड़क पर खड़ी होकर मिठाई बांट रही थी। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने गाड़ी रोककर रिहाना से मिठाई लेकर खा ली। बस उसमें कोई ऐसा असर था कि मैं रिहाना की तरफ खींचा चला गया और शादी की जिद कर बैठा, जबकि मेरे घर में इस शादी के लिए कोई तैयार नहीं था। और फिर जब मैं रिहाना का चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ा, वो घुटने तक पर्दा किए बैठी हुई थी। तभी उसने एक बार फिर से मेरे सामने मिठाई वाला डब्बा रख दिया और बोली कि ये खा लो। मैंने उस डब्बे में से रसगुल्ला निकाल कर खा लिया और फिर रिहाना का घूंघट उठाया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लग रही थी। मैं उसकी तरफ दीवानों की तरह बढ़ गया और वह मुझ में खो गई। लेकिन अब ये रोज़ का नियम बन गया था। वो हर रोज़ मुझे कभी बर्फ़ी तो कभी रसगुल्ले खिलाती और फिर मुझे कुछ होश ना रहता। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि क्या हो रहा है। फिर रिहाना दिन भर मुझसे जो भी काम कहती मैं कर देता था। मैं उसकी हर बात मानता था। वो पास ही बैठी रहती थी। वो कहती थी कि तुम्हें मेरे पास से उठकर कहीं नहीं जाना, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पर रिहाना की ये बात मुझे समझ नहीं आती थी कि वह हर वक्त मुझे अपने पास क्यों रखना चाहती थी। शायद आप लोगों ने भी मेरी बिगड़ती हुई सेहत को देखा होगा। कुछ दिनों में मेरी सेहत ख़राब होने लगी थी, यहाँ तक कि मैं उठकर बैठता तो मुझे तकलीफ़ महसूस होती। हर वक्त लेटा ही रहने लगा था। लेकिन रिहाना को मेरी इस हालत पर खुशी होती। वह कहती कि अब तो हमेशा मेरे ग़ुलाम बनकर रहोगे। मैं रिहाना की इस बात पर बहुत शक में पड़ गया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर इसने इतनी बड़ी बात क्यों की है। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। मैं उसी दिन एक बाबा जी के पास गया और उनको सारी बात बताई। वो कहने लगे कि तुम अगले दिन वह मिठाई लेकर मेरे पास आ जाना। मैंने ऐसा ही किया। उन्होंने उस मिठाई को ध्यान से देखा और कहने लगे, ये तो शैतानी है, इसी ने तो तुम्हें बर्बाद कर रखा है। तुम्हारी बीवी ने काले जादू से तुम्हें अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है। उस कमबख्त को इतना नहीं पता कि शौहर सिर्फ मोहब्बत से जीता जा सकता है। वह तो तुम्हें मार देगी, बस तुम्हें अपना बनाकर रखेगी। तुम और किसी काम के लिए नहीं रहोगे। ये सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैंने पूछा, इसका हल क्या होगा? तब वो कहने लगे, इस मिठाई पर मैं एक दुआ पढ़ूंगा और तुम इसे पानी में बहा देना, लेकिन फिर इसका असर उलट हो जाएगा, तुम्हारी बीवी पर होगा। पर यही उसकी सज़ा है। अगर उसको ये सज़ा नहीं मिली तो वह फिर से ऐसा ही करेगी। मैं अब और ये हालत नहीं देख सकता था। बस बाबा जी के कहने पर जाकर मैंने ये मिठाई बहते हुए पानी में बहा दिया। बस फिर क्या होना था। उस दिन से रिहाना की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। मुझे और कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने इन्हें यहाँ लेकर आ गया। मेरे बस में यही था, अब जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वही होगा। उनकी बात सुनकर हम सबके दिमाग चकरा गए थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि खाला अपनी शादी के लिए किसी काले जादू का सहारा ले रही थी और अपने शौहर को काबू करने के लिए इस हद तक चली गई थी। शायद इसीलिए कि उनकी शादी नहीं हो रही थी, मगर ये अपने शौहर को खोना नहीं चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने ये हरकत की थी। लेकिन जो भी था, उन्हें बहुत गलत रास्ता चुना था। फिर कुछ दिन के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई। उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया था और आखिरकार उन्हें अब पागल खाने में भेजना पड़ा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। पता ही नहीं चला क्या से क्या हो गया। पहले मिले दोस्त बने, फिर हुई मोहब्बत, संग गुजारे बहुत लम्हे, फिर बिछड़े बिना कोई शिकवा, क्या से क्या हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।